नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 28 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर मिलकर के इसका समाधान भी करते हैं। इसके बाद मैं एक प्रश्न आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार लिख करके दे रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। इसका मतलब है, तात्पर्य है कि आपकी तैयारी पुख्ता है। अब चलिए यहां पर देखते हैं। फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा, जिसमें देखा जाए वैधता को लेकर के तो 15 अगस्त तक रहने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विभिन्न कोर्सेज पर संस्कृति आईएएस ये ऑफर लेकर के आई है, जिसमें यहां अगर बात करें तो यूपीएससी और प्लस यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। यानी कि देखेंगे तो यूपी पीसीएस ने यूपीएससी का ही जो सिलेबस है ना, वो कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो लगभग मामला एक ही जैसा हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो विभिन्न कोर्सेज हैं, इस पर अगर आप नजर डालें तो 50 से 70% तक ऑफ आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इसके अलावा अगर आईएएस जीएस फाउंडेशन की कोर्स चर्चा करेंगे, यूपी आरओ एआरओ मेंस कोर्स की चर्चा करेंगे, बीपीएससी एमपीएससी आरएएस जितने भी कोर्स हैं, इन सभी पर ऑफर अभी चल रहा है। और इसका लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ जिस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, 9555124124। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप विस्तृत जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब चलिए यहां पर सीधे चलते हैं पहले टॉपिक और पहले प्रश्न के साथ। क्या है पहला टॉपिक, जरा देखिए। अनुवादनी ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? ठीक है, पहला यहां पूछा है अनुवादनी ऐप। अब देखिए, जैसा कि मैं कहता हूं कि साइंस टेक से जो है वह 25 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है नहीं, बल्कि मान के चलिए 25 तो तय है ही, हो सकता है 30 तक पहुंच जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर वैसे अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं नजर आएगा, है भी नहीं, लेकिन यह एक तरह से ऐप को ही लेकर के चर्चा किया गया है, तो यह मामला जाकर के इसी 25 में जुड़ जाएगा, यानी कि साइंस टेक का। तो जो लोग कहते हैं कि साइंस टेक में उन्हें परेशानी है, ठीक से समझ नहीं पाते हैं, देखिए इसमें कोई परेशानी इस तरह के टॉपिक में नहीं है, तो अपने मन से एक तो भ्रम दूर कीजिए। अब यहां पर चलते हैं इस टॉपिक पर, अनुवादनी। देखिए, अनुवादनी ऐप को लेकर के आपसे कई तरह की चीजें पूछी जा सकती है। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये ऐप जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और किस माध्यम से ये लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, अनुवादनी ऐप जो है ना, दरअसल वह केंद्र सरकार की एक पहल है। किसकी पहल है? केंद्र सरकार की पहल। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपसे जैसा कि पूछा जा सकता है कि इसके मोटो को लेकर के इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। देखिए, जितने भी स्कूल हैं देश के, सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों का जो अध्ययन सामग्री है वह क्या होना चाहिए, डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराने की बात है ना, डिजिटल वे में उसको उपलब्ध कराना है। इसी चीज को नाम दिया गया है अनुवादनी ऐप के जरिए यह काम किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा क्या गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया है। जरा यहां पर विकल्प देखिए, क्या है, केंद्र सरकार कहां पर है, सी में। यहां मैंने क्या कहा, केंद्र सरकार, तो बस सी के साथ आपको यहां पर चलना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस विकल्प में देखें ना, अब राज्य सरकारें, इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है, यह विकल्प ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। हाँ, यहां पर आप फंस सकते थे, चूंकि डिजिटल लेकर के बात किया गया है तो आप उलझ सकते थे। तो ये ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको फैक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दूसरे टॉपिक पर, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा चुका है ना। और ये कहां पूछा जा चुका है आपको पता है, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यूपीएससी में मेरे ख्याल से इस बार से पिछले बार में शायद पूछा गया है, 2024 में ये पूछा गया है। वाई इंडिया मैटर, यहां भारत मैटर है, ध्यान रखिएगा। बुक का जो ओरिजिनल बुक का नाम है वाई इंडिया मैटर। और वाई इंडिया मैटर के लेखक कौन है, हमारे देश के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इस किताब को लिखा है। बहुत ही बेहतर किताब है, आप जरूर इसे एक बार पढ़िए परीक्षा के बाद। लेकिन और इस किताब को पढ़ करके आपको लगेगा कि आज के समय में 21वीं सदी में भारत इस दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को लेकर के चर्चा किया गया है। एक पूर्व राजनयिक भी हैं एस जयशंकर साहब, ये आप
जानते ही हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प के साथ हम चलेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर। ध्यान रखिएगा, वाई भारत मैटर या वाई इंडिया मैटर, बात एक ही होगा। बुक जो ओरिजिनल है वो वाई इंडिया मैटर्स, ये बुक का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या है? ऑपरेशन मेड मैक्स किस भारतीय एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है? आजकल ऑपरेशन बहुत सारे चल रहे हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, इस तरह के कई ऑपरेशन, ऑपरेशन मिड मैक्स। तो इस तरह से संभव है कि एक प्रश्न आ सकता है, इसीलिए ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ठीक से अगर समझेंगे आप तो आप प्रश्न को ढूंढ ले जाएंगे। ऑपरेशन मेड मैक्स यहाँ पर किया गया है। यह ऑपरेशन जो है भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया जा रहा है। अब ये क्या है? तो देखिए, जो मादक पदार्थ है उसका जो अंतरराष्ट्रीय तस्करी होता है, उस तस्करी को रोकने के लिए यह संचालित किया जा रहा है। यानी कि अगर आप यहां पर एनसीबी, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। मामला समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा, भारतीय मानक ब्यूरो BIS से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा लो। ठीक है, क्योंकि पुलिस स्टेशन को लेकर के बहुत तरह के प्रश्न उठते हैं, पहला यहां पर पूछा गया है और किसी पुलिस स्टेशन ने BIS से ISO प्रमाणन प्राप्त किया है, तो महत्वपूर्ण है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर आपको कुछ बातें समझना है, जरा इस विकल्प पर जाइए, ठीक है, और अपने अंतरात्मा से पूछिए। कुछ प्रश्न व्यवहारिक तौर पे सॉल्व करना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। किस राज्य में आपको लगता है कि पुलिस ज्यादा बेहतर कर सकती है? ये दिए गए विकल्प, भारत के तमाम राज्यों के विषय में नहीं सोचना है, जो विकल्प दिया गया है इसको मत पढ़िए कि क्या यहां पर पुलिस स्टेशन का नाम है। स्टेट पढ़िए, असम, केरल, दिल्ली, केरल। ठीक है, तो अब ये सोचना है कि किस पुलिस स्टेशन का किस राज्य से संबंध हो सकता है। अब देखिए, अगर आप सही से समझने की कोशिश करेंगे तो केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके पुलिस पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, उसकी पुलिस की हमेशा तारीफ की जाती है, और केरल कई मामलों में आगे नजर आता है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी में देखेंगे, एजुकेशन में देखेंगे, भी पहला AI स्कूल जो है केरल ने ओपन कर दिया है। तो अगर देखेंगे ना, तो भारत के बाकी राज्यों से एक कदम आगे चलता है केरल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, ये सिर्फ अपनी समझ से हमने कर लिया कि केरल ही इसका जवाब होना चाहिए, यानी कि असम और दिल्ली पर तो हम गए ही नहीं। तो मामला अब क्या हो गया? 50-50% का हो गया। प्रोबेबिलिटी कहता है कि फिर आपका 50% सही होने के चांसेस हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। अब यहां दिक्कत क्या है कि अगर इसमें यह दिया होता कि एक ही केरल रहता, तब तो आप सीधे टिक लगा के आ जाते, इधर देखते ही नहीं। लेकिन अब दोनों ही जगह केरल है, यानी कि केरल के 2 पुलिस स्टेशन की बात यहां पर किया गया है, तो इसीलिए अब आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। और याद रख लीजिए, है ना, अर्जुन कल पुलिस स्टेशन ये होगा, महाभारत में जो अर्जुन है उनके नाम से ध्यान रखिएगा। और इसका डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट है अल्पझा, ऐसे अल्पपुझा ऐसे करके आप नोट कर लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो केरल का जो डिस्ट्रिक्ट है। इसी जिले में अर्जुन कल पुलिस स्टेशन पड़ता है, जिसको BIS से ISO प्रमाणन मिला है, और ये देश का पहला उदाहरण देखने को मिला है। ये टॉपिक मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि करंट अफेयर्स के सबसे बेहतर टॉपिक में से इसे माना जाएगा। आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के साथ PDS में राशन वितरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को समझ गया, पहला पूछा गया है, PDS हमेशा ही चर्चा में रहा है, और क्या कहा गया? आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन, इसको लेकर के यहां पर चर्चा की गई है। अब यहां पर समझना है कि कौन स्टेट हो सकता है। अब अगर मैं अभी केरल समझा रहा था, केरल होता था, आप लोग उसके साथ चले जाते, हमेशा ये भी अप्रोच नहीं लगाना है। दरअसल ये काम जो है जिस राज्य ने किया है वह एक पहाड़ी राज्य है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने यह तकनीक अपना करके राशन वितरण प्रक्रिया है उसको एक तरह से कह सकते हैं पारदर्शी करने का कार्य किया है। तो सी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे, हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं छठे में, तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025। ठीक है, तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025, और ये कहा गया है कि इसका आयोजन कहां हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्या, श्रीनगर, लेह, भद्रवाह, जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग। तो एक चीज तो आपको लगभग कंफर्म हो रहा होगा कि यह जो जगह पड़ता है वह जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर कहने का तात्पर्य है लेह यहां से हट जाएगा,
क्योंकि लद्दाख एक अलग यूटी बन गया था 2019 से, आपको ये ध्यान होगा, तो ये तो हम ऐसे ही हटा देंगे। लेकिन अगर देखेंगे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, ये फिर तीनों वहीं पर जाता है जो है जम्मू कश्मीर में। तो भद्रवाह जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भद्रवाह, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इसको ध्यान रखिएगा, डोडा। किस में पड़ता है? डोडा, ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि ये पूछा जा सकता है। भद्रवाह जो है जिला डोडा को लेवेंडर की खेती और उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, आजकल तो बहुत सारे रील्स आते हैं, बहुत इस तरह के कहाँ कहाँ क्या क्या खेती हो रहा है, जम्मू कश्मीर को लेकर के काफी चर्चा किया जाता है। तो यहीं पर ये महोत्सव इसी वजह से जो है आयोजित किया जाता है, लेवेंडर। अब समझ में आया कि क्यों लेवेंडर का काम यहाँ पर है? लेवेंडर की खेती के वजह से, इसके उत्पादन के वजह से डोडा जिला, भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान आपको इतना रखना है। आगे बढ़ जाएं, 7वें पर चलते हैं। ध्रुव नीति। ध्रुव नीति किस भारतीय मंत्रालय के अधीन डाक विभाग द्वारा जो है शुरू की गई है? 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस 4 में से हमें ढूंढ के निकालना है। अब ध्रुव नीति को लेकर के क्या करना है? सबसे पहले 4 स्टार लगाइए, ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो किया गया है ये भारत सरकार के द्वारा किया गया। पहली चीज तो कंफर्म हो रहा है, केंद्रीय संचार मंत्रालय, देखिए यहाँ संचार मंत्रालय है, बस ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय संचार मंत्रालय जो है उसके तहत डाक विभाग द्वारा यह ध्रुव नीति, इसकी शुरुआत की गई है। तो 7वें के बी के साथ हम लोग चलेंगे। अब 8वें पर चलते हैं, क्या है? साहित्य अकादमी महोत्सव 2025, इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ ये पूछा गया है। और साहित्य अकादमी आप जानते हैं, आपने PYQ देखा होगा, ये हर बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको क्या करना है? 5 स्टार लगा के रख देना है, इसको बार बार देखना है, एग्जाम से पहले इस तरह के टॉपिक को देख के जाइए। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय है रविंद्र भवन में। तो रविंद्र भवन में ही यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। और रविंद्र भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। तो कई बार क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ तो आपको दे दिया नई दिल्ली, ठीक है, लेकिन जैसे दे दिया इंडिया गेट, विज्ञान भवन, प्रगति मैदान, रविंद्र भवन, तो कई बार हो सकता है कि ये स्टेट आपसे ना पूछा जाए, ये नाम आपको ना दे, और सिर्फ आपको ये भवन या जो लोकेशन है उसका नाम दे दे। तो इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, BPSC में ये पूछा जा सकता है, इस तरह के विकल्प रहते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से निकल के जाना है। 36वां नाटो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होगा ये पूछा गया। अब देखिए नाटो का टॉपिक 4 स्टार डालिए। क्यों? आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के वजह से नाटो एक सैन्य संगठन है ना, और यह चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूरोप जो है उसको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए, और वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि यूरोप के जो सुरक्षा है उसका भार अमेरिकी नागरिकों पर क्यों पड़े, अमेरिका इसके लिए क्यों पैसा खर्च करे। तो वह कह रहे हैं कि GDP का कुछ हिस्सा जो है नाटो के लिए आप दीजिए, है ना। तो इसी चीज को लेकर के लगातार चर्चा चल रहा है और विवाद भी देखने को मिल रहा है अमेरिका और यूरोप के कई देशों के बीच। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसीलिए नाटो पूरी तरह से चर्चा में है। इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। अब यहाँ पर कहा गया 36वां नाटो शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन क्या होता है कि किसी भी देश के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं वह मिलकर के विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, जो मसले होते हैं उसको सुलझाने का काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व कहने का फिर क्या तात्पर्य है? किसी देश के प्रमुख राष्ट्रपति हो सकते हैं, किसी देश के वास्तविक प्रमुख वहां के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में देखेंगे, अमेरिका के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। नाटो शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन आपको वर्ष देख लीजिए, तो कब? 2026। अब जरा देखिए इस प्रश्न को ठीक से समझिए, किस वर्ष आयोजित होगा। तो जाहिर सी बात है कि चांसेस इस बात का बेहद कम हो चुका है कि 2025 तो नहीं होगा। होगा को लेकर के चर्चा है तो 24 तो बीत चुका है, ठीक है। ज्यादा चांसेस क्या है 2026 के? 2 विकल्प बचता है, लेकिन ज्यादा चांसेस 2026 का होगा। तो ये महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक अगले साल होने वाला है सदस्य देशों का, और दुनिया भर की नजर जो है इस सम्मेलन पर टिका रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्या रुख अपनाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय क्या है? रामसर साइट आप लोग पढ़ते हैं ना। अब देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की चर्चा चल गया है तो रामसर साइट चर्चा में आ जाएगा। बिहार के कितने जगह रामसर साइट में है? चलिए मैं ही बता देता हूं, 3, ठीक है। अब आप लोग कह दीजिए कि इसका नाम क्या है। और 2 रामसर साइट बिहार के ऐसे हैं जो एक ही ईयर 2024 में किया गया, यह भी बता दिया।
उसका आप नाम क्या, चलिए डिस्ट्रिक्ट भी बोल देता हूं, जमुई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, दो आसपास में ही है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक पड़ता है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, वो लेक है, तो वह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि आर्द्रभूमि की चर्चा चली है तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि आर्द्रभूमि का दिवस थीम ना पूछ करके आपसे जो है बिहार में रामसर साइट पूछ ले, ठीक है। ईरान में एक जगह है रामसर शहर, दरअसल ये आर्द्रभूमि के संरक्षण वगैरह को लेकर के वहीं पर डिस्कशन हुआ था, बातचीत हुआ था, उसी से रामसर स्थल जो है हम कहने लग गए हैं। दुनिया भर में जो आर्द्रभूमि है उसके संरक्षण और वहां की जो जैव विविधता है उसको सुरक्षित करने के लिए ऐसे भूमि घोषित किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं विभिन्न सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा। यहां पर जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 है, इसका जो विषय है 2025 की थीम अगर कहा जाए, थीम है यहां पर हमारा साझा भविष्य सुरक्षित रह सके। यानी कि अगर यहां पर देखेंगे तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, कुल मिलाकर के बी विकल्प के साथ इसमें हम फिर यहां पर जाएंगे। ठीक है, मामला समझ में आ गया। अब चलते हैं एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्या है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक से समझना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में स्वतंत्रता सेनानी और ये बिहार के प्रसिद्ध कहे जा रहे हैं। यहां पर देखेंगे राजेंद्र प्रसाद भी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जयप्रकाश नारायण है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक से अधिक चेहरा आपको बिहार से नजर आएंगे, तो ठीक से समझना है। मैं जो बार बार कह रहा हूं, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में आपको फिर यहां पर देखना पड़ेगा। तो दो में से देखिए मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइए। एक दो प्रश्न ऐसे दे करके इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जो सबसे उपयुक्त हो जवाब उसको लेकर के चलना है, ठीक ना। क्योंकि आयोग में इस तरह के कुछ प्रश्न रहेंगे कि आपको बिल्कुल लगेगा कि दो विकल्प सही हो सकता है, लेकिन उसमें से अगर आप मान लीजिए आप नॉलेज के बेस पे थोड़ा जाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है गलत करके आए, तो आपको उसमें सोचना कैसे है। या तो आप प्रश्न छोड़ के आ जाएंगे कि दो विकल्प सही लगता है, नहीं हो सकता है, आयोग गलत मान लेगी। आयोग उस प्रश्न को कई बार गलती नहीं मानती है, ठीक है, वह कह के चलती है कि मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइए। तो आप मोस्ट सुटेबल आंसर में टिक लगाना, और अगर गलत होता है तो सभी के लिए आयोग गलत मान लेगी, तो सभी को मार्क्स मिल जाएगा उसका, या हटा दिया जाएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तौर तरीका थोड़ा सा, अब समय करीब आ चुका है तो एग्जाम पास करने के तौर तरीके भी साथ में सीखते चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, 10 में से कितने सही हुए हैं आप सबों को ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आप लोग को लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या कुछ नया ऐड करना है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।